रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट इन मेन या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम विद ब्लड एज द ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। आपको पता है ब्लड जो है ना वो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है। हैज़ अज्यूम्ड इट्स हाईएस्ट डेवलपमेंट इन मेन के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है, ये हमें पता है। ये हमने सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक के ऑर्गेनिज्म सारे के सारे पढ़े थे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। और उसी में मैंने आपको कहा था कि स्पंजिस जो है ना या पोरिफेरेंस सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर में, और आते 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 हम आए थे मेन के ऊपर जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स था, सही है, मैमल्स के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में? तो इसके अंदर हमारे पास पावरफुल हार्ट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, आर्टरीज होती है, साथ में वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है, सही ये सारी चीज़ है। पावरफुल हार्ट, आर्टरीज और वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है हमारे पास? विस्कस रेड फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स को अक्सर पता नहीं होता कि ब्लड असल में है क्या। तो मैंने टिश्यूज़ के बारे में आपको बताया था, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, अलग अलग किस्म के हमारे पास सेल्स होते हैं। और तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना, उसी के एक पार्ट हमारे पास ब्लड है, सही है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली, सॉरी, जो ब्लड है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, कनेक्ट करते हैं ना, पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ MCQ, ताकि आप लोग को याद रहे, सही है। तो ब्लड बेसिकली क्या है हमारे पास? कनेक्टिव टिश्यू है। फिर क्या क्या चीज़ें होती है? कंप्राइजिंग अ कलरलेस प्लाज्मा। कलरलेस प्लाज्मा होता है, याद रखना, जो प्लाज्मा का वो कलरलेस होगा, सॉरी सबमिट किया। कलरलेस प्लाज्मा जिसके अंदर ब्लड कार्पसल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, सही है, जैसे हमने पढ़ा था ना आइसबर्ग जेनेसी चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था, जब हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा था। इस तरह प्लाज्मा के अंदर जो कि कलरलेस होता है उसके अंदर ब्लड कार्पसल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ, सही है। ये हमारे पास ब्लड है, ब्लड में हमने कहा दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास प्लाज्मा है और एक हमारे पास कार्पसल्स है, सही है, प्लाज्मा और कार्पसल्स। प्लाज्मा तकरीबन जो ब्लड का होता है वो 55% प्लाज्मा होता है। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि कितने परसेंट प्लाज्मा होता है। फिर प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर प्रोटीन होता है हमारे पास, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है, अबेंडेंट जो चीज़ होती है, वो 90% वाटर होता है। क्या होता है? 90% हमारे पास इसके अंदर वाटर होता है। 55% टोटल ब्लड का है, सही है ना, ये टोटल ब्लड का 55% हमारे पास प्लाज्मा है, और फिर 55% में से 90% हमारे पास वाटर होता है, और बाकी जो 10% है ये हमारे पास बाकी की जितनी भी सब्सटेंसेज होती है, डिजॉल्व सब्सटेंसेज, बेसिकली जो अभी मैंने नाम लिए, प्रोटीन वगैरह, यूरिया, ये सारी चीज़ें डिजॉल्व सब्सटेंसेज, ये 10% होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, सही है। मैं अभी बताता भी हूँ आप लोगों को। कार्पसल्स हमारे पास डिवाइड होते हैं 3 हिस्सों में, हम यहाँ पर 3 हिस्से डिवाइड करते हैं, बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, लेकिन हमारे पास जो बाकी के 2 हिस्से हैं, सॉरी, 55% टोटल ब्लड का प्लाज्मा हो गया, बाकी कितना बचा? 45%। तो 45% हमारे पास क्या हो गया? कार्पसल्स हो गए। 2 किस्म होते हैं कार्पसल्स के, एक हमारे पास रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं जिसको हम आरबीसीज भी कहते हैं, और एक हमारे पास वाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं, यहाँ रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल भी होते हैं। जो प्लेटिलेट्स है ना वो इसका हिस्सा नहीं है, खैर कार्पसल्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्लेटिलेट्स सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट्स है। ये बेसिकली जब सेल टूटता है ना, उसमें जो छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं वो प्लेटिलेट्स होते हैं हमारे पास। फंक्शन वगैरह सब बताऊंगा, इसे आप लोग को आता भी है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये रहा प्लाज्मा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्पसल याद रखना, 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं करते, 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं कार्पसल को, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है, वो जो है ना 3 हिस्सों कर देते हैं, तो वो पूरा एमसीक्यूज का नंबर चला गया। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखें। प्लाज्मा हमारे पास, हमने कहा ब्लड के अंदर 2 चीज़ें, एक प्लाज्मा है और एक हमारे पास कार्पसल्स है, 2 चीज़ें हो गई। फिर प्लाज्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लाज्मा हमारे पास टोटल ब्लड का कितना परसेंट है? 55% है, पहली चीज़ है। विस्कस होता है, फ्लूइड है हमारे पास, विस्कस फ्लूइड जिसके अंदर
मिक्सचर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का सॉल्यूशन के अंदर, जो जिसके अंदर हमारे पास ब्लड प्रोटीन्स है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजिन है, ये सारे प्रोटीन है, सही है, कोलाइडल फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इन प्रोटीन के अलावा हमारे पास प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, यूरिया है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ऑटोटॉक्सिन्स है, ये सारी चीज़ें अंदर मौजूद होती है, सही है। इसके अलावा वाटर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा का, जो कि तकरीबन 90% प्लाज्मा बनाता है। यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पर भी बताई। जो बाकी डिजोल्व सब्सटेंसेज है वो 10% है, यानी कि जितने भी हमने नाम लिए ना, अमाइनो एसिड, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजिन, ट्राइग्लाइसराइड, यूरिया, हार्मोन्स, एंजाइम, ऑटोटॉक्सिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन वगैरह सब मिलाकर ये तकरीबन 10% है। और बाकी जितना भी ब्लड है तो प्लाज्मा है वो वाटर है, 90% हमारे पास वो वाटर पे मुश्तमिल होता है। ये तो बहुत आसान चीज़ है, सही है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर ब्लड कार्पसल, देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, दीज आर द ब्लड सेल्स, जो कि बनाती है 45%, रिमेनिंग जो 45% है वो यही होता है। और इसके दो टाइप्स है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वाजे करके दिया हुआ है, विच आर 2 टाइप्स। अगर मैं आप लोगों से पहले से पूछता तो आप लोग यकीनन 3 टाइप्स की बताते। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, हमारे पास कार्पसल्स के 3 टाइप्स नहीं होती बल्कि 2 टाइप्स होती है, सही है। आगे बढ़ते हैं, सही है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमारे पास 2 टाइप्स कौन कौन सी है भाई, एक हमारे पास ये रही जिसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, और एक हमारे पास ये रही जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, सही है। अब आते हैं पहले रेड आरबीसी पर। अच्छा, आरबीसी का आप लोग अभी तक इसको यही बोलते हुए आ रहे हो, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स। अभी आपको नाम थोड़ा सा और भी एक एडिशनल नाम याद रखना है, बहुत अच्छा नाम है ये, एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है इसका, एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोब्लास्ट से बन रहे होते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर बनने का प्रोसेस नहीं जानना, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है भाई। तो आपने बताना है भाई आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। फिर आरबीसी हमारे पास बाइकनकेव शेप के होते हैं, ये इसके एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखने आपने। बाइकनकेव शेप होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, सही है, और बाइकनकेव शेप है इसका। सर्कुलर प्लेट लाइक सेल्स होते हैं, सही है। और अगर आप लोग अपने बुक के अंदर देखो तो ये कुछ इस तरह से बने हुए होंगे, यूं करके ना, और इसके अंदर ये इस तरह के कुछ बने हुए होते हैं, जैसे डोनट नहीं होता, डोनट वैसे 353 पर इसकी तस्वीरें बनी हुई है कुछ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, सही है। मेरे पास यहाँ डायग्राम नहीं बनी हुई और मैं बताया था। इनका जो एवरेज डायमीटर होता है, डायमीटर वो 78 माइक्रोमीटर का होता है। इनके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट अगर एमसीक्यूज में आ जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमसीक्यूज, कि भाई रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है, तो आपने याद रखना है वो हीमोग्लोबिन होता है, सही है। आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर हमारे पास आयरन होता है बाउंड प्रोटीन के साथ। असल में होता ही है कि अगर मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बना के दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ये 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास हीम है, एक हमारे पास ग्लोबिन है। हीम में हमारे पास एक आयरन होता है, आयरन पार्ट, Fe भी बोल सकते हो आप इसको, आयरन पार्ट। और एक हमारे पास इसके अंदर रिंग होती है, सही है, तो रिंग का भी फिलहाल छोड़ दो। और जो ग्लोबिन होता है ये बेसिकली प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे, ये बेसिकली प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। और आपको पता है प्रोटीन किससे बनती है भाई, डीएनए से बनती है, हमने कहा था डीएनए से बनती है, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह ग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास आयरन जो है ना वो बाउंड होता है प्रोटीन के साथ। तो ये रहा आयरन जो कि बाउंड होता है इस प्रोटीन के साथ जो कि ग्लोबिन है। तो अगर आपके पास आ जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पार्ट कौन सा है या प्रोटीन पार्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, सही है। और इसकी एफिनिटी क्या होती है कि भाई ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, उसको लेके जाता है। ऑक्सीजन मोलिक्यूल गेट अटैच टू द हीमोग्लोबिन, अटैच होता है, फॉर्म करता है, क्या फॉर्म बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन मिलता है, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जब ये मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सही है। और ये बेसिकली हमारे पास रिवर्सेबल होता है, फिर ये जाता है ब्लड सेल्स के अंदर, वहाँ पर दोबारा टूटता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन को वहाँ पर छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन वापस आ जाता है, विच इज़ ब्राइट रेड इन कलर, जो कि रेड इन कलर में होता है। जो हीमोग्लोबिन है ये रेड कलर होता है, आपको पता है आरबीसी रेड कलर के होते हैं। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोन मेरो में बनते हैं, स्टर्नम के और रिब्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो आरबीसी कहाँ पर बनते हैं, तो बोन मेरो के अंदर बनते हैं। एंड आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर 120 डेज, ये इसके लाइफ स्पेन है कि भाई आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, तो 120 डेज तक। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है।
तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो 120 डेज तक। कौन सी एक्टिविटी के जरिए भाई? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? ईटिंग प्रोसेस। साइटोसिस मतलब सेल को ईटिंग का प्रोसेस, ये ईटिंग। साइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग प्रोसेस। तो सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, सेल को खाकर खत्म किया जाता है। किसके अंदर? स्प्लीन और लिवर, या फिर लिवर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरबीसी का फेगोसाइटोसिस या आरबीसी खत्म कहाँ पर होता है? तो स्प्लीन और लिवर के अंदर होता है। सही है। तो बेसिकली होता है क्या है, जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ये हीम अलग हो जाएगा और ये जो ग्लोबिन होता है ये मजीद टूट जाता है। तो आयरन को हम रिटेन कर देते हैं दोबारा इस्तेमाल के लिए, और जो रेस्ट पार्ट होता है यानी कि जो ग्लोबिन है ये बाइल पिगमेंट में टूट जाता है। किसके अंदर? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में। सही है, ये अलग अलग, पहले बिलीवर्डिन के अंदर होता है फिर बिलीरुबिन, तो ये मजीद फिर बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। फिर आरबीसीज आर आल्सो कंटेन एंजाइम। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है और आप लोग को पता भी होना चाहिए कि हमने कहा कि भाई आरबीसी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो हेमोग्लोबिन है। और एंजाइम कौन सा है भाई जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है? तो आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ये एक ऐसी एंजाइम है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में। सही है, तो यू शुड नो इट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर स्प्लीन क्या है? सवाल आया सर स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह बता दूंगा। सही है, लिवर स्प्लीन वगैरह सारे बॉडी के अंदर होते हैं। दूसरा सवाल है, लाइबा पूछ रही है सर बोन मेरो क्या है? तो जो बोन्स के अंदर जो मेरो नहीं पाया जाता उसको कहते हैं बोन मेरो। बोन्स के अंदर पाया जाता है बोन मेरो। सही है, गूदा जिसको मेरे ख्याल में बोलते हैं, जो सेल आपके आपने सुना होगा जो आप लोग बिरयानी खाते हैं नीली बिरयानी वगैरह, तो उसके अंदर से जो नीली के अंदर से जो गूदा निकालते हैं बेसिकली बोन मेरो। बिलाल आपको ब्लड कार्पसल पता चला है? दोबारा बताऊं, ब्लड कार्पसल बेसिकली दो हिस्से होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स है। इसको रेड ब्लड कार्पसल बोलते हैं, सॉरी इसको कार्पसल बोलते हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? जल्दी से पूछ लें। चले जनाब, तो ये हमारे पास आरबीसी के बारे में सारी बातें थी जो कि आपने याद रखनी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, सॉरी पता नहीं अटक गया। ओके, एक मिनट रुकना पड़ेगा, ये काम करना छोड़ दिया इसने। माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। एक मिनट के लिए इंतजार करें ज़रा, इसने जनक काम करना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। आप लोगों को नज़र आ रहा है पेज? ये मेरे पास पूरा रुक गया है यार, पता नहीं क्यों। अच्छा आई होप क्या, हाँ ठीक है अब सही हो गया। तो अच्छा ये हमारे पास आरबीसी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। सही है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको जैसे आरबीसी का दूसरा नाम याद रखना है ना, ऐसा ही आपको यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम याद रखना है जो कि हमारे पास है लीकोसाइट। क्या नाम है? लीकोसाइट। हमारे पास ये इरेगुलर होते हैं, इनका शेप कुछ रेगुलर नहीं होता, जैसे उसका बाइकन केव शेप था ऐसा इसका कुछ नहीं होता। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लार्ज होते हैं आरबीसी की निस्बत, ये इसका सेल का जो डायमीटर आप कह सकते हो, या ये जो साइज में होते हैं ये लार्जर होते हैं, लेकिन नंबर में कम होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना लार्जर बट लेस न्यूमेरियस देन आरबीसी, इसका मतलब ये कि भाई ये सेल जो है ना ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन नंबर में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सही है, जैसे अगर वो हमारे पास आरबीसी एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 25 है तो ये 1 या 2 होंगे, ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इससे भी कम होते हैं। ये हमारे पास फॉर्म होते हैं बोन मेरो के अंदर, वही स्प्लीन थाइमस वगैरह लिम्फ नोड वगैरह, ये सारा वही लिम्फेटिक सिस्टम के हिस्से, अलग अलग हिस्से हैं। तो बोन मेरो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखें कि बोन मेरो के अंदर पाया जाता है। सही है, इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। अभी आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा था कितनी लाइफ होती है, 120 डेज, लेकिन इनकी जो लाइफ होती है ये तो बहुत ज़्यादा कम होती है, 20 से 30 घंटे, डिपेंड करते हैं कौन सा डब्ल्यूबीसी का टाइप है। डब्ल्यूबीसी का अलग अलग टाइप होता है, ये बताता हूँ मैं आपको, लेकिन ये इनकी लाइफ स्पैन है 20 से 30 आवर, डिपेंड करता है।
लिकोसाइड्स हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइड्स हो सकते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइड। यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सही है, तो 2 मिनट रुके ज़रा, मैं यहाँ पर एक पेज बना दूँ आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर सही है। तो हमारे पास WBCs के दो हिस्से, दो टाइप्स होती है। WBC जो हमारे पास है, WBCs ये डिवाइड होता है दो हिस्सों में। नंबर 1 हमारे पास ग्रेन्युलोसाइड्स, और नंबर 2 हमारे पास ग्रेन्युलोसाइड्स। सही है, दो हिस्से में WBCs को हम डिवाइड करते हैं। ग्रेन्युलोसाइड बेसिकली इसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, तो इसके लिए इसका अलग नाम, एक और नाम भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर। क्या कहते हैं? पॉलीमोर्फो, MORPH, मोर्फो न्यूक्लियर। और ये जो एक ग्रेन्युलोसाइड है ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर। सही है, ये अलग अलग नाम है उसका। जैसे देखो, आप लोग को पता होगा, पॉली का मतलब होता है मैनी, मोर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। तो छोटी छोटी बॉडीज होती है अलग अलग किस्म की, अलग अलग स्ट्रक्चर की, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइड्स। एक ग्रेन्युलोसाइड में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उसका नाम है मोनोन्यूक्लियर। सही है, एक ही वो न्यूक्लियस होता है, आप यूँ समझ सकते हैं। सही है, ये दो नाम हो गए आपके पास। फिर हमारे पास ये डिपेंड करता है कि इनकी ग्रेन्यूल्स में कितने, इनके सेल में कितने ग्रेन्यूल है, इनके साइटोप्लाज्म में कितने ग्रेन्यूल्स है, कितने शेप के। अगर एक ही किस्म के तो ग्रेन्युलोसाइड, अलग 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 है तो ग्रेन्युलोसाइड। इस बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास आगे है इनकी मजीद टाइप से। ग्रेन्युलोसाइड को हम मजीद डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। नंबर 1 हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये इसी के टाइप है। सही है ना, ग्रेन्युलोसाइड्स के टाइप से मजीद। नंबर 2 हमारे पास है इजेनोफिल, और नंबर 3 हमारे पास है बेजोफिल्स। ये इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोगों को याद रखना। सही है, और जो ग्रेन्युलोसाइड है ये डिवाइड है दो हिस्सों में। नंबर 1 हमारे पास है मोनोसाइट्स, जो कि आगे जाके मैक्रोफेजेस बनाते हैं, मोनोसाइट्स। और नंबर 2 हमारे पास है लिम्फोसाइट। सही है, जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो ये हमारे पास है। सही है, ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। इनमें जो हमारे पास न्यूट्रोफिल है ये, और जो मोनोसाइड है ये, इन दोनों का काम एक जैसे होता है। ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। मैं ये बताऊँ, फेगोसाइटोसिस करते हैं मतलब सेल को खाते हैं। जब भी सेल आएगा, कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको खा लेगा। सही है, उसको ख़त्म कर देगा। तो इन दोनों का काम क्या है भाई? दोनों इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करते हैं कि भाई जब इनको पता चले कि बाहर से कोई सब्सटेंस आया है तो उनको जाके खा लेगा। सही है, तो इनका काम है फेगोसाइटोसिस का। इजेनोफिल हमारे पास क्या करते हैं? ये जो बाकी इजेनोफिल है, बेजोफिल्स है, ये बेसिकली हमारे पास कुछ केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं। और ये लिम्फोसाइड भी ऐसे ही कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ केमिकल जैसे एंटीटॉक्सिन्स है, हिस्टामिन और हेपरिन है। तो इन तीनों के लिए आप यूँ कह सकते हो कि इन तीनों के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि 3 किस्म के अलग अलग केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, ये टॉक्सिन्स के खिलाफ काम कर रहा होगा। कुछ ऐसे होंगे जो कि हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, ये इज़ोनोफिल बेसोफिल में होते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो कि हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो अलग अलग किस्म के केमिकल्स हैं जो कि इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास WBCs के अलग अलग किस्म के टाइप्स हैं जो कि आप लोग को याद रखनी है। सही है, गुड। अब मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। ये देखें, लिकोसाइड्स हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइड्स जिसको हम पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइड जिसको हम मोनोन्यूक्लियर भी कहते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, कि इनके साइटोप्लाज्म में कितने ग्रेन्यूल्स मौजूद है। जो न्यूट्रोफिल है, इजेनोफिल है, बेजोफिल है, ये फर्स्ट कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, मतलब ग्रेन्युलोसाइड से ताल्लुक रखते हैं। और जो मोनोसाइड और लिम्फोसाइड है ये सेकंड कैटेगरी से, यानी कि ग्रेन्युलोसाइड से ताल्लुक रखते हैं। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइड है ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, यही बताया था। लिम्फोसाइड, इजेनोफिल और बेजोफिल जो है ये एंटीटॉक्सिन, हिस्टामिन और हेपरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये पूरा काम हो गया। सही है, थर्ड हमारे पास कैटेगरी है प्लेटिलेट्स की। मैं आई होप कि आप लोग को WBC समझ में आया होगा। प्लेटलेट्स हमारे पास इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। मैंने कहा था सेल नहीं होते, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। सही है, सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब जाहिर सी बात है, सेल के टुकड़े तो नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे,
प्रोड्यूस होते हैं विद इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं और ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। सही है। जो मेमेलियन आरबीसी है ये हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर के रहा, ये जो लिखा हुआ है ये कि आरबीसी हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड होता है और एंड हैव नो अदर ऑर्गेनल्स, इनके अंदर कोई और ऑर्गेनल भी नहीं होता। द लैक ऑफ न्यूक्लियस परमिट्स मोर हेमोग्लोबिन टू बी पैक्ड इनटू द सेल। अब इसका काम फंक्शन क्या होता है, देखो हमारे पास अगर आरबीसी है ना, अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होता तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की तादाद, हीमोग्लोबिन के लिए जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाती। अब इसके अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो पूरा का पूरा जगह खाली है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा जो है जगह जगह जमा हो सकते हैं और जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन होंगे उतने ज़्यादा जो है ना वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये हमारे पास पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। ये जो जितना भी मैंने पढ़ा है शॉर्ट सवाल के अलग अलग इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो याद रखना है आप लोगों ने। सही है। फिर हमारे पास अगला टॉपिक है इसका फंक्शन। ये फिर फंस गया आज, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बार बार फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड यहाँ पर ये फंसा हुआ था, आप तब तक अपने बुक के अंदर देख लें, जब ये खुल जाएगा तो मैं बता दूंगा। फंक्शन ऑफ ब्लड, अभी जितने फंक्शन मैंने बताए इन सबको अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। ये आ गया। सही है। नंबर 1 हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ, अच्छा ये फंक्शन ऑफ ब्लड के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं बहुत बार आ जाते हैं। तो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टेड फूड वगैरह को, वाटर को, और इस तरह बाकी जो सब्सटेंसेज है एलिमेंट्री कैनाल से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में स्टोरेज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, एसिमिलेशन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। फिर हमारे पास वहीं से वेस्ट मटेरियल को वापस लेकर आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक, ताकि वो डिस्चार्ज हो सके, बॉडी से बाहर हम इसको निकाल सकें। थर्ड हमारे पास है मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जो होते हैं, जहाँ पर वो प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से उन जगह पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ तक लेके जाते हैं। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी की यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जैसे आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो ये हमारे ब्लड का एक कमाल होता है कि उसको वहाँ पर रख रहा होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तो मैं बता चुका हूँ कि आरबीसी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, आरबीसी का ये काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से पूरी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लंग्स में। सही है, रिमूवल के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म, ये डब्ल्यूबीसी का इंपॉर्टेंट काम है, फेगोसाइटोसिस के जरिए जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं और फिर जम्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, जो बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं किसी भी जगह से। यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीडॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लिम्फोसाइट करते हैं। ये जो है ये प्लेटिलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन क्लॉट कर रहा होता है। सही है ना, इंजर्ड पार्ट में क्लॉटिंग कर लेता है, तो ये आपके पास प्लेटिलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन है, आई होप बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं होगी। ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है जो कि पूरे सेल्स के बारे में बता रहे हैं, इतना खास याद नहीं करना, बस सिर्फ फंक्शन याद कर लीजिएगा। नंबर्स आते नहीं है पेपर में, न कभी आए हैं तो आई डोंट नो कभी आएंगे। तो ये देखें, ये कंपोनेंट है, कौन कौन से सेल है वो लिखे हुए हैं, ये कहाँ से ओरिजिन हुए ये हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स है पर मिलीमीटर के हिसाब से इनका फंक्शन है और इनका स्ट्रक्चर है। सही है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये एरिथ्रोसाइट बेसिकली हमारे पास आरबीसीज है, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ये हमारे पास इनकी तादाद है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लेख 10 लाख, 50 लाख। सही है, क्या काम करते हैं भाई, ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर है। लिकोसाइड बेसिकली हमारे पास डब्ल्यूबीसीज है, बोन मैरो में ही बन रहे होते हैं। हमने कहा था इनको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइड, एक हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइड। जो ग्रेन्युलोसाइड है वो हमारे पास 72% बनाता है पूरी बॉडी का, सॉरी पूरी ब्लड का, डब्ल्यूबीसीज का। इसको हमने मजीद डिवाइड किया न्यूट्रोफिल, एजेनोफिल और बेजोफिल के अंदर। न्यूट्रोफिल 70% होते हैं, इनके सबसे ज़्यादा होते हैं, एजेनोफिल 1.5, 0.5%, बेजोफिल होते हैं। एग्रेनुलोसाइट हमारे पास बाकी का 28% होते हैं, जिसके अंदर मोनोसाइट सिर्फ और सिर्फ 4% होते हैं और लिम्फोसाइट 24% होते हैं। सब बोन मैरो के अंदर बनते हैं, लिम्फोटिक टिश्यू स्प्लीन के अंदर भी बनते हैं। ये इनके मिकदार है 49,000, 105, 35, 28, 1600, और ये इनका फंक्शन है। ये भी मैंने कहा था न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस का काम करता है, तो बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, इसी तरह मोनोसाइट भी यही काम करता है। एजेनोफिल हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, ये भी हिस्टामिन और हेपरिन करता है, और ये हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम करता है, लिम्फोसाइट। सही है। प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनता है, इनकी तादाद है, और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को बनाता है। और ये बाकी अगर आप देखो तो इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ये इनके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस है, इनके अंदर एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, इनके अंदर अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के भी होते हैं।
और ये आपके पास प्लेटलेट्स है जिनके फ्रेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े आप लोगों को नजर आ रहे हैं। दो डिजीज़ है, सबसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को पता भी होना चाहिए। ल्यूकीमिया बेसिकली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। हमारे पास मैलिग्नेंट क्या होता है? कैंसर होता है। कैंसर के दो टाइप्स होती है, एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट ज़्यादा खतरनाक होता है, आप ये समझ लें कि मतलब मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। हेमोपोएटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? जैसे कि हमारे पास बोन मेरो वगैरह है, उसको हम कहते हैं हेमोपोएटिक टिश्यूज। वहाँ पर बेसिकली ब्लड सेल्स वगैरह बन रहे होते हैं। तो ल्यूकीमिया हमारे पास डिसऑर्डर है जो कि ल्यूकोसाइड की तादाद बढ़ जाती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। अब देखिए देखिए हमारे लिए नुकसानदेह है ना, अगर एक कंटेनर के अंदर अलग अलग चीज़ें, हमारे पास प्लेटलेट्स भी है, वाइट ब्लड सेल भी है और आरबीसीज भी है और अलग अलग तादाद है। फॉर एग्जांपल ये इसमें 50% ये है, 25% ये है, या 30% ये और बाकी जो 15% है वो डब्ल्यू बी सी, हम ऐसे ले लेते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यू बी सी की तादाद बढ़ जाएगी, अगर ये 15 से